Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is race to preserve ice memory. रेस जो चल रहा है प्रिजर्व करने के लिए आइस मेमोरी को जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में. Arctic scientists are set to start drilling to save sample of ancient ice for analysis before the frozen layer melt away due to climate change. जो आर्कटिक के साइंटिस्ट है वो स्टार्ट कर दिया है ड्रिलिंग करना ताकि वो सेव कर सके सैंपल को एंशियंट आइस का एनालिसिस के लिए फ्रोजन लेयर मेल्ट होने के पहले ही क्लाइमेट चेंज के कारण. They will extract ice in a series of tubes from as far as 125 meter, 137 below the surface, containing frozen geochemical traces dating back 3 century. और वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है आइस को सीरीज ऑफ ट्यूब में जो कि आपका एज फार एज 125 मीटर बिलो है सरफेस के. ये कंटेन कर रहा है फ्रोजन जियोकेमिकल ट्रेसेस को जो कि आपका 3 सेंचुरी बैक है. वाई प्रिजर्व एंशियंट आइस, क्यों प्रिजर्व करना है एंशियंट आइस को? एनालिसिस ऑफ केमिकल्स इन डीप आइस कोर प्रोवाइड साइंटिस्ट विथ वैल्यूएबल डाटा अबाउट पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन. जो एनालिसिस होगा केमिकल्स का डीप आइस कोर का, ये प्रोवाइड करेगा साइंटिस्ट को वैल्यूएबल डाटा पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में. Studies indicate that Arctic is warming between 2 and 4 times faster than the global average. और स्टडी इंडिकेट करेगा कि जो आर्कटिक का वार्मिंग हो रहा है वो 2 से 4 गुना अधिक फास्टर है ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन पे. हाउ विल इट बी प्रिजर्व, कैसे इसको प्रिजर्व किया जा सकता है? One set of ice tube will be used for immediate analysis, while a second set will be sent to Antarctica for storage in an ice memory sanctuary under the snow, where the sample will be preserved for future generation of scientists. एक जो सेट होगा आइस ट्यूब का उसको उपयोग किया जाएगा इमीडिएट एनालिसिस के लिए, जबकि जो सेकंड सेट होगा इसको सेंड किया जाएगा अंटार्कटिका में स्टोरेज के लिए आइस मेमोरी सेंचुरी पे स्नो के अंदर, ताकि जो सैंपल है उसको प्रिजर्व किया जा सके फ्यूचर जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर. तो हम जानेंगे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड के बारे में. Philanthropist and art collector Kiran Nadar was recently conferred Civilian de la Legion Honor, Knight of the Legion of Honor by French Ambassador to India Emmanuel Lenin. ये किनको दिया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्स में हम समझेंगे. जो फिलैंथ्रोपिस्ट और आर्ट कलेक्टर है किरण नडार, उनको अभी हाल ही में कन्फर किया गया है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया इमैनुअल लेनिन के द्वारा. अवॉर्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट, हर कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू कल्चर बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली एंड हर लीडिंग रोल इन फोस्टिंग इंडो फ्रेंच कल्चरल टाइज. उनको ये अवार्ड दिया गया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्ट, उनके कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर एक्सेस को लेकर कल्चर के लिए दोनों ही नेशनली और इंटरनेशनली, और उनका जो लीडिंग रोल था फोस्टर करने के लिए इंडो फ्रेंच कल्चरल टाइज को. किरण नडार के बारे में हम जान ले. तो मिस नडार, चेयरपर्सन ऑफ द किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट, a philanthropist initiative in art and a trustee of Shiv Nadar Foundation, have played a vital role in advanced Indo-French cultural ties and artistic cooperation. जो मिस नडार है जो कि चेयरपर्सन भी है किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट की, एक फिलैंथ्रोपिस्ट इनिशिएटिव इन आर्ट और ट्रस्टी भी है शिव नडार फाउंडेशन की, उन्होंने प्ले किया एक वाइटल रोल को एडवांस करने में इंडो फ्रेंच कल्चरल टाइज को और आर्टिस्टिक कॉपरेशन को. This exhibition was brought to India as a part of Bonjour India 2022, a 6-month cultural festival organized by France across India as a present for India's 25th independence anniversary. और ये जो एग्जीबिशन था उसको लाया गया था इंडिया में, तो एक पार्ट था बॉन्जर इंडिया 2022 का, जो कि 6 मंथ कल्चरल फेस्टिवल था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा अक्रॉस इंडिया पे एक प्रेजेंट के तौर पे इंडिया के 25th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के लिए. Chevalier de la Legion d'Honneur. Legion of Honor is a French order of merit. जो आपका Legion of Honor है ये फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है. This honor is presented to people with 20 years of civil achievement in peace time or to those who showcase extraordinary military bravery in war time. ये जो ऑनर है ये दिया जाता है वैसे पीपल को जिनका 20 इयर्स सिविल अचीवमेंट का हो पीस टाइम में, या उनको जिन्होंने शोकास किया हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री ब्रेवरी को वॉर टाइम पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई. तो जो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई है इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे. ये प्री प्लस मेन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज चूजन नॉट टू टेक ए स्टैंड ऑन वेदर ए डिस्क्वालिफाइड लॉ मेकर शुड बी बैन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर 5 ईयर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चूज किया कि वो कोई स्टैंड नहीं लेंगे कि क्या जो डिस्क्वालिफाइड लॉ मेकर है उनको बैन किया जाना चाहिए कॉन्टेस्ट करने से इलेक्शन को 5 ईयर्स तक के लिए. इश्यू क्या है? A petition has been filed in Supreme Court that an MP or an MLA who has either been disqualified from the House under the 10th schedule anti-defection law or under Article 191 Clause 1 Clause E of the Constitution should be barred from contesting election for 5 years.
दिस इज टू डिस्करेज एमपी एमएलए फ्रॉम स्विचिंग द पॉलिटिकल पार्टी टू गेन पॉलिटिकल फेवर। एक जो पिटीशन है उसको फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे कहा गया कि जो एमपी या एमएलए है जिनको आइदर डिस्क्वालीफाई किया गया हाउस से अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के अंतर्गत या आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बैर कर दिया जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने से 5 years तक के लिए, ताकि उनको डिस्करेज किया जा सके एमपी एमएलए को कि वो स्विच नहीं करे पॉलिटिकल पार्टी को गेन के लिए पॉलिटिकल फेवर का। Article 191 clause 1 clause E gives the various ground of disqualification for being chosen as and for being a member of legislative assembly or a legislative council of a state। जो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई है, ये बहुत सारा ग्राउंड बताता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए वो जो ग्राउंड है उसको समझते हैं। होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड और डिस्चार्ज सॉल्वेंट, अगर वो अनसाउंड माइंड या अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हुए तो बीइंग ए नॉन सिटीजन और वॉलेंट्री एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर वो नॉन सिटीजन है या वॉलेंट्री उन्होंने एक्वायर किया हुआ होगा अगर सिटीजनशिप को फॉरेन स्टेट का, तो बीइंग अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिगेंस और एडरेंस टू फॉरेन स्टेट, अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट चल रहा है एलिगेंस या एडरेंस का फॉरेन स्टेट को लेके, अगर कोई एमएलए या एमएलसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी भी लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, तो ये सारे ग्राउंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या आर्गुमेंट दिया है, इट विल फॉल अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू डील विद इट। द कमीशन मैंडेट इज लिमिटेड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ रिमिट ऑफ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इश्यू है, ये जो है इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल 191 क्लॉज 1 क्लॉज ई का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अप्रोप्रिएट है यूनियन गवर्नमेंट के लिए कि वो इससे डील करे। जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन, उनको मैंडेट किया गया है और वो लिमिटेड है सिर्फ कंडक्ट को लेकर इलेक्शन का इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हम जानेंगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में, पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझेंगे डिटेल्स में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स had entered into a record 95 advance price agreement in financial year 22-23 with Indian taxpayer। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इंटर किया एक रिकॉर्ड 95 एडवांस प्राइस एग्रीमेंट को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडियन टैक्स पेयर के साथ। विद दिस टोटल नंबर ऑफ एडवांस प्राइस एग्रीमेंट इन since inception of APA program 2012 has gone up to 516, 420 unilateral APA, 96 bilateral APA। इसके बाद क्या हुआ, जो टोटल नंबर है आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, जब से इसको इंसेप्ट किया गया है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट प्रोग्राम को 2012 से, ये अब आपका बढ़ के 516 हो चुका है, जिसमें 420 यूनिलेटरल है जबकि 96 बाइलेटरल एडवांस प्राइस एग्रीमेंट है। Advance price agreement. It is an agreement between a taxpayer and tax authority that set out how international transaction between related company will be priced to avoid any confusion or disagreement about the pricing of that transaction। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी जो है वो सेट आउट करते हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है रिलेटेड कंपनी के साथ उसको प्राइस किया जाएगा, ताकि अवॉइड किया जा सके किसी भी कंफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट को प्राइसिंग को लेकर उस ट्रांजैक्शन का। For example, let's say company A in India sell product to its subsidiary company B in US. Company A can enter into an APA with Indian tax authority and the US tax authority to agree on the transfer pricing methodology that will be used to determine the pricing of this product being sold to its own subsidiary। जैसे कि कोई कंपनी A है इंडिया का जो कि सेल कर रहा प्रोडक्ट को सब्सिडरी कंपनी B को यूएस में, तो जो कंपनी A है वो इंटर कर सकता है एपीए को इंडियन टैक्स अथॉरिटी के साथ, और जो यूएस टैक्स अथॉरिटी होगा वो एग्री करेंगे ट्रांसफर प्राइस मेथोडोलॉजी को, जिसका उपयोग किया जाएगा डिटरमाइन करने में प्राइस को उस प्रोडक्ट का जिसको कि सोल्ड किया जा रहा है इसके खुद के सब्सिडरी के द्वारा। मकसद क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपीए इज टू कीप अ चेक ऑन बिग मल्टीनेशनल कंपनी सो दैट दे डू नॉट एंगेज इन टैक्स इवेजन बाय एडजस्टिंग देयर प्रॉफिट बेस्ड ऑन देयर इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन ट्रांसफरिंग प्राइसेस। मेन ऑब्जेक्टिव है एपीए का कि वो चेक कर सके बिग मल्टीनेशनल कंपनी को कि वो जो कि इसमें इनरोल है वो टैक्स इवेजन ना करे, एडजस्ट करके प्रॉफिट को इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के माध्यम से। गाइडलाइंस इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो गाइडलाइंस है इसके लिए उसको इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। ट्रांसफर प्राइसिंग, चार्जेस एट विच वन कंपनी प्रोवाइड गुड्स फाइनेंस और सर्विस टू अनदर रिलेटेड कंपनी बेस्ड ऑन आर्म लेंथ प्रिंसिपल। जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ये जो चार्जेस होता है जिसमें एक कंपनी प्रोवाइड करता है गुड्स फाइनेंस या सर्विस को दूसरे रिलेटेड कंपनी को, जो कि बेस्ड होता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल के ऊपर। टाइप्स जो है एपीए का यूनिलैटरल, बाइलैटरल या मल्टीलैटरल हो सकता है। बेनिफिट क्या है,
तो सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी, मिनिमाइज ऑडिट टास्क, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टैक्स अथॉरिटी। ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है टैक्स लायबिलिटी को लेके, मिनिमाइज करता है ऑडिट टास्क को, कम करता है कॉस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन को लेके टैक्स अथॉरिटी का। अगर हम टाइम की बात करें, एपीए मदद करता है डिटरमाइन करने में आर्म लेंथ प्राइस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस में मैक्सिमम 5 फ्यूचर ईयर के लिए। तो टैक्स पेयर है उनके पास ऑप्शन है कि वो रोल बैक कर सकते हैं एपीए के लिए 4 प्रीसीडिंग ईयर में, यानी टोटल 9 ईयर हो गया टैक्स सर्टेनिटी के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो फाइलिंग जो एप्लीकेशन है डीजीआईटी के पास होता है यूनिलैटरल एपीए के लिए, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बायलैटरल मल्टीलैटरल एपीए के लिए नेगोशिएशन को किया जाता है सीए के द्वारा, टैक्स अथॉरिटी बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अब सीबीडीटी के बारे में भी हम जान लें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. The official of the board in the ex officio capacity also function as a division of ministry dealing with matter related to the levy and collection of direct tax. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है सीबीडीटी, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत। जो ऑफिशियल है बोर्ड के वो एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी रखते हैं, जो फंक्शन करते हैं डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री के तौर पे, जो कि डील करते हैं मैटर को जो कि रिलेटेड होता है लिवाई या कलेक्शन को लेकर डायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सागर सेतु मोबाइल ऐप, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे सागर सेतु मोबाइल ऐप के बारे में। The app version of the National Logistic Portal Marine named Sagar Setu has been launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. जो ऐप वर्जन है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन का, जिसका नाम सागर सेतु रखा गया है, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। मकसद क्या है ऐप का, दिस ऐप विल प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन वेसल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गेट, कंटेनर, फ्लाइट स्टेशन एंड ट्रांजैक्शन, इनेबलिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर पेमेंट। ये जो ऐप है ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को, वेसल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गेट, कंटेनर, फ्लाइट स्टेशन, ट्रांजैक्शन, इन सब के बारे में, ताकि इनेबल किया जा सके डिजिटल ट्रांजैक्शन को पेमेंट के लिए। बेनिफिट क्या होगा इसका, दिस ऐप विल बूस्ट मैरीटाइम ट्रेड, इनहेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रैकिंग। ये ऐप मदद करेगा बूस्ट करने में मैरीटाइम ट्रेड को, इनहेंस करेगा इकोनॉमी को कंट्री का, और इंक्रीज करेगा विजिबिलिटी को ऑपरेशन और ट्रैकिंग के लिए। NLPM, National Logistic Portal Marine, is a national maritime single window platform encompassing complete end-to-end logistic solution to help exporter, importer and service provider exchange document seamlessly and transact business. जो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन है एनएलपीएम, ये एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि इनकम्पास करता है कंप्लीट एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन को, ताकि मदद किया जा सके एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज डॉक्यूमेंट करने में सिमलेसली और ट्रांजैक्ट कर सके वो बिजनेस को। Maritime India Vision 2030 expected to supersede the Sagarmala scheme, aim to build port and digitize maritime infrastructure within the country. और जो आपका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सुपरसीड कर देगा सागरमाला स्कीम को। इसका मकसद है बिल्ड करना पोर्ट को और डिजिटाइज करना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन ब्लैक होल डिस्कवर, जो एक बिगेस्ट नॉन ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल को, जो कि अभी तक पाया गया है यूज करके ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक नेम है जिसको दिया गया है फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट के लिए, एक गैलेक्सी या ब्लैक होल के लिए, जो कि बेंड करता है लाइट को मोर डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट के बिहाइंड का और मैग्नीफाई करता है इसको इस प्रोसेस में। किस तरीके से इस डिस्कवरी को किया गया है, तो जो रिसर्चर थे उन्होंने उपयोग किया सुपर कंप्यूटर साइमुलेशन का, जिसने साइमुलेट किया लाइट को फार अवे गैलेक्सी का, जो कि ट्रेवल कर रहा है यूनिवर्स में हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स है। हर एक जो साइमल्टेनियस है उसका एक ब्लैक होल है डिफरेंट मास का, जो कि चेंज करता है इसका लाइट के जर्नी को अर्थ के लिए। जब रिसर्चर ने इंक्लूड किया एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल को, जो कि वन ऑफ द साइमुलेशन था, जो पाथ जिसको कि लिया गया था लाइट के द्वारा वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था जो पाथ को, जैसा कि देखा गया था इमेज जिसको कैप्चर किया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा उससे। इसने मदद किया डिस्कवर करने में एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल को, जो कि 30 बिलियन टाइम्स है हमारे सन के मास के फोरग्राउंड गैलेक्सी के। ये जो न्यू अप्रोच जिसको लिया गया रिसर्चर के द्वारा, ये पॉसिबली मदद कर सकता है स्टडी करने में इनएक्टिव ब्लैक होल को डिस्टेंट गैलेक्सी का, और साथ साथ करंटली पॉसिबल नहीं था जो एग्जिस्टिंग टेक्निक के माध्यम से, उसमें भी ये मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नागरी डुबराज राइस, पीआईबी के हम जानेंगे नागरी डुबराज राइस के बारे में। तो जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उन्होंने छत्तीसगढ़ के एरोमेटिक राइस नागरी डुबराज को जीआई टैग दे दिया है। ये जो एरोमेटिक राइस है कहाँ ग्रो किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में ये इंपॉर्टेंट है, इसको डीआई टैग मिल गया है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी और वाइड मार्केट है इसका। नागरी डुबराज राइस इसको प्रोड्यूस किया जाता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, माँ दुर्गा स्वच्छ समूह के द्वारा। ये जो ग्रेन है इसका रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में भी है। फीचर्स इसका क्या है, ये एक इंडाइजेनस वैरायटी है, स्मॉल ग्रेन होता है, काफी सॉफ्ट होता है खाने में कुक करने के बाद, और इसको जाना जाता है बासमती के तौर पे छत्तीसगढ़ का, इसके फ्रेग्रेंस के कारण।
इसके पहले जो आपका जीरापुल राइट था, यह भी छत्तीसगढ़ का था, जिसको कि जीआई टैग दिया था 2019 में। डुबरा जो है ये सेकंड ब्रांड है जिसको जीआई टैग मिला है। तो कौन कौन सा है ये दोनों ब्रांड, किस स्टेट का है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.